कारण ये फेल्ड कैंपेन जरूरी क्यों है वो ये कि नेपोलियन जब फ्रांस वापस लौटते हैं तो वो किसी लूजर की तरह वापस नहीं लौटते, बल्कि हीरो की तरह उनका तालियों से स्वागत किया जाता है। आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, वहां नेपोलियन सारी चीजें हार कर अपनी आर्मी को छोड़कर भाग कर आ रहा है और फिर भी इसे हीरो की तरह देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण था दोस्तों नेपोलियन के फेवर में चल रहा प्रोपेगेंडा प्रो मैक्स। कई सालों से अखबारों से लेकर पेंटिंग्स और स्केचेस में, ऑफिशियल बुलेटिन से लेकर गानों और पोएम्स तक फ्रांस में हर जगह नेपोलियन की तारीफ करी जा रही थी। 6 अखबार थे उस जमाने में फ्रांस में, इनमें से कुछ की स्थापना तो नेपोलियन ने खुद करी थी और कुछ अखबारों का कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था नेपोलियन ने। इन अखबारों में खबरें छपती थी अलग अलग लड़ाइयों की, और इन खबरों में जो कहानियां होती थी वो नेपोलियन ने खुद बोली होती थी। नेपोलियन खुद को ऐसा दिखाते थे कि ये बड़े ही नॉलेजेबल इंसान हो। ढेरों पॉजिटिव पेंटिंग्स और स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता था इनकी हीरोइक बैटल्स दर्शाने के लिए। जब इन्होंने अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन के लिए साइंटिस्ट को चूज किया था तो अखबार ने 7 पन्ने भर दिए थे, एक मिनट बाय मिनट डिटेल लिखते हुए उस मीटिंग की। जो सोल्जर्स को ये भाषण दिया करते थे सारे के सारे अखबार में छपते थे। इसके अलावा नेपोलियन की बचपन की कहानियां भी अखबारों में छपती थी जो एक्चुअली में हुई भी नहीं थी। इमेजिनरी कहानियां बनाई जाती थी कि नेपोलियन बचपन में ऐसे थे, नेपोलियन ने बचपन में ये महान काम किया था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है नेपोलियन के प्यार जोसेफिन की भी। इस रोमांटिक रिलेशनशिप को फिल्म में बहुत गहराई से दर्शाया गया है। डायरेक्टर रिडली स्कॉट का कहना है कि नेपोलियन ने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया जोसेफिन के प्यार को जीतने के लिए, लेकिन जब वो उन्हें नहीं जीत पाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसी प्रोसेस में खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कहानी की ज्यादा बात मैं वीडियो में करूंगा नहीं, ये आप मूवी देखकर समझ लेना। लेकिन अपने प्रोपेगेंडा के इशू पर वापस आए तो इन प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स को देखो। एक ये पेंटिंग जिसे नेपोलियन ने खुद कमीशन किया था, इसमें दिखा रखा है कि नेपोलियन अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन पर निकल रहे हैं। कैसे जब ये जाफा पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पेंटिंग में ऑलमोस्ट इन्हें जीसस क्राइस्ट की तरह दिखा रखा है। एक और एग्जांपल के तौर पे इस पेंटिंग। जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बताया गया है इससे पहले जो वीडियो आपको दिखाया गया है कि नेपोलियन ने एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने शासन की स्थापना की, या नेपोलियन एक प्रोपेगेंडा से महान बना। उसकी खुद की उपलब्धियां इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि वो बताया करता था। इस वीडियो में या शुरुआत में जो बताया गया उसके हिसाब से ये बताया गया है कि नेपोलियन ने प्रोपेगेंडा सेट किया। उसके पीछे कुछ तथ्य भी बताए गए हैं। तथ्य एक ये बताया गया है कि नेपोलियन ने प्रेस का बहुत उपयोग किया, यानी उस समय के जो बड़े अखबार थे उसमें से अधिकतर नेपोलियन के खुद के थे। दूसरा ये भी बताया गया है कि जो पेंटिंग्स उसने बनवाई थी वो इस तरह की बनवाई थी जिससे वो हीरो के रूप में दिखाई दे रहा है। और भी इर्द गिर्द इसके आसपास में प्रोपेगेंडा को लेकर जो बातें हुई है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं 2-3 सिद्धांतों को लेकर, जिसमें से एक सिद्धांत तो यह है, हम या एक थ्योरी तो यही बात करेंगे कि नेपोलियन केवल प्रोपेगेंडा से शासक नहीं बना है या महान नहीं बना है। दूसरा, हम लोग ये बात करेंगे कि कई बार पूर्वाग्रह का कितना प्रभाव, यानी प्री जस्टिस का कितना प्रभाव एक हिस्टोरियन पर हो सकता है। और तीसरा, हम लोग बात करेंगे जैन सिद्धांत अनेकांतवाद की। तो केवल इसी एक वीडियो से हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग प्रोपेगेंडा की बात करें। प्रोपेगेंडा इतनी आसानी से नहीं चलाए जा सकते हैं। प्रोपेगेंडा उस आदमी के चलाए जा सकते हैं जिसने थोड़ा बहुत कुछ किया हो। दूसरी चीज यह भी है कि नेपोलियन ने अपने आप को प्रूव भी किया है। 1793 नेपोलियन ने ब्रिटिश सरकार को, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को, टूलो बंदरगाह से निकाल दिया था। 1795 में नेपोलियन ने पेरिस की जनता को काबू किया था, और उसके बाद में इटली और ऑस्ट्रिया अभियान, इसके आगे हम बात करते हैं मिस्र अभियान, और भी जो अभियान थे नेपोलियन के जो उस समय उसने किए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेपोलियन केवल और केवल महान प्रोपेगेंडा से नहीं बना है। और हम लोग यदि बात करें तो इस प्रकार के प्रयास केवल नेपोलियन ने नहीं किए हैं, इससे पहले भी प्रयास होते रहते थे। जैसे इससे पहले की यदि मैं बात करूं, हम लोग प्राचीन काल में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि राजा अपने आप को देवताओं से जोड़ते थे, जिसे हम लोग देवीय अधिकार की बात या देवीय अधिकार वाले सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग। तो नेपोलियन ने जो किया है वो केवल और केवल, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा है। इस प्रकार की चीजें शासकों ने अपने आप को देवताओं के साथ पहले से जोड़ा है। खूब सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं। इस प्रकार की उपाधियां भी होती थी, हमने पढ़ा है पहले भी, एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा है हम लोगों ने कि चीन के राजा देवपुत्र की उपाधियां धारण करते थे। यह इसलिए भी किया जाता था ताकि जनता के विश्वास को जीता जा सके।
तो यदि नेपोलियन इस तरह से कर रहा है, थोड़ा बहुत अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, अपने अधिकार को मजबूत बनाने के लिए यदि नेपोलियन ऐसा कर रहा है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात या कोई गलत बात तो नहीं थी। लेकिन हम किसी एक पक्ष को लेकर यदि उस आदमी की जो इमेज होती है उसे धूमिल करने का प्रयास करें तो वो जरूर गलत है। इसमें जो इससे पहले जो बताया गया था उसमें मैं केवल ये कहूंगा कि हर पक्ष को देखते हुए बात करनी चाहिए। और यदि प्रोपेगेंडा चलाना नेपोलियन के लिए इतना आसान था तो लुईस सोल्वा जो उस समय फ्रांस का शासक था उसके लिए तो और भी आसान हो सकता था, क्योंकि लुईस सोल्वे के पास में इतने रिसोर्सेज थे जिसका 1% भी शायद नेपोलियन के पास में नहीं होगा। हमने नेपोलियन की कहानी भी पढ़ी है। नेपोलियन कोर्सिका द्वीप से निर्वासित होकर फ्रांस में आता है। उसके बाद में फ्रांस में सैनिक शिक्षा लेता है, एक सैनिक के रूप में वो भर्ती होता है, सेना में भर्ती होता है और एक सैनिक अधिकारी के रूप में वो काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन के पास में इतने सारे रिसोर्सेज तो नहीं थे कि वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सेट कर सकता हो। तो केवल इसमें प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। तो इससे पहले कि हम कुछ घटनाएं या हम बात करते हैं कि इस प्रकार की कौन सी परिस्थितियां थी जिसने नेपोलियन को इतने महान या नेपोलियन ही फ्रांस का शासक बना, वो परिस्थितियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक चीज तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति उस समय बहुत ज्यादा खराब थी। हमने क्रांति से पहले की बात की थी कि आर्थिक रूप से फ्रांस बहुत कमजोर हो चुका था और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ही जो मजदूर वर्ग जो था या जो किसान वर्ग था उसने मध्यम वर्ग का साथ दिया था। तो इस प्रकार से एक चीज तो यह थी कि अर्थव्यवस्था क्रांति से पहले भी चौपट हो चुकी थी। फिर उसके बाद में डायरेक्टरी के शासनकाल में आर्थिक व्यवस्था और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अराजकता की स्थिति थी। जो डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो भ्रष्ट हुआ करते थे और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त अराजकता की स्थिति थी, वहां पर कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। तो एक जो शायद शिक्षित व्यक्ति हो या पैसे वाला आदमी हो, गरीब आदमी, कोई सा भी हो, वो सब के सब लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, चाहे व्यापारी ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो कानून व्यवस्था सारे फ्रांस में बिगड़ चुकी थी क्रांति के कारण। अब उस क्रांति के बाद में उस लॉ एंड ऑर्डर को फिर से स्थापित करने की उम्मीद लोग देख रहे थे, तो वो नेपोलियन में देख रहे थे। वो क्यों देख रहे थे? क्योंकि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और इटली पर अभियान किया था और इस अभियान के समय उसने विजित प्रदेशों में बहुत अच्छी तरीके से कानूनी व्यवस्था स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए लोगों को नेपोलियन से उम्मीद होना कोई गलत बात नहीं थी, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं थी। एक और चीज इसमें यह है कि इस समय व्यापार जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वो भी चाहते थे कि नेपोलियन जो है वो शासक बने, क्योंकि उनको भी उम्मीद केवल और केवल नेपोलियन से लग रही थी। इसके अतिरिक्त क्रांति 1789 से शुरू होती है और 1799 में नेपोलियन फर्स्ट कौंसल बनता है। लगभग 10 साल का समय गुजर चुका है और 10 साल के समय में शांति व्यवस्था फ्रांस में स्थापित नहीं हो पाई है। इसलिए व्यापारिक उन्नति की तो बात ही नहीं हो सकती। तो व्यापारी वर्ग भी यह चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति शासक बने या ऐसा व्यक्ति इन अधिकारों को प्राप्त करे जो इनकी रक्षा कर सके या जो मजबूत शासन तंत्र की स्थापना फ्रांस में कर सके। इसलिए नेपोलियन के लिए ज्यादा मुश्किल बात भी नहीं थी। जितनी उपलब्धियां नेपोलियन ने अर्जित की थी, जो हासिल की थी उसने, जैसे इटली अभियान पर, ऑस्ट्रिया अभियान पर, या फिर उसके बाद में उसका जो मिस्र अभियान था, उन सारे अभियानों पर पानी फेर चुकी थी डायरेक्टरी। अब लोग डायरेक्टरी को भी हटाना चाहते थे। एक और रीजन की हमने बात की थी कि जब संविधान बनाया गया था और डायरेक्टरी को शासन के अधिकार दिए गए थे, तो कन्वेंशन ने एक गलती यह की थी कि 2/3 सदस्य कन्वेंशन से डायरेक्टली निम्न सदन में जो निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे वो नियम उन्होंने रख लिया था, जिसे हमने बोला था लॉ ऑफ 2/3, यानी 2/3 का नियम। तो कन्वेंशन के जितने भी सदस्य थे उनमें से 2/3 सदस्य अपने आप निम्न सदन में अपने आप मनोनीत हो रहे थे। इसका भी बड़ा विरोध फ्रांस में चल रहा था
कुल मिला के डायरेक्टरी का शासनकाल बहुत ज्यादा भ्रष्ट था और ऐसी स्थितियों में नेपोलियन के द्वारा सत्ता पर अधिकार करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था। हालांकि नेपोलियन खुद एम्बिशियस था, नेपोलियन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी था, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा के तहत नेपोलियन शासक बना था या नेपोलियन ने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाकर शासन पर अधिकार किया हो। एक ब्रिटिश पोएट हुए हैं जिनका नाम है वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट की बात की अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश वैसे आयरलैंड के निवासी थे वो शायद मेरे हिसाब से, और इंग्लिश के पोएट हुआ करते थे, उपन्यासकार भी थे वो खुद कहते हैं कि नेपोलियन को लोगों ने क्यों चुना, उसके पीछे उन्होंने कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि धनी व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता था और गरीब व्यक्ति सहायता चाहता था, क्योंकि धनी व्यक्ति अपने धन की सुरक्षा चाहता था, अराजकता की स्थिति में उसका धन सुरक्षित नहीं था। गरीब व्यक्ति जो पहले से परेशान था वो सहायता चाहता था सरकार से। एक कमजोर सरकार कभी गरीब आदमी को सहायता नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा क्रांति काल में हमने देखा था जो क्रांति के समर्थक थे और जो विरोधी थे, दो प्रकार के दलों में लोग बढ़ चुके थे फ्रांस के अंदर। जो क्रांति के विरोधी थे उनको सजाएं दी जा रही थी और क्रांति के विरोधियों में कई लोग फ्रांस छोड़कर भाग गए थे। तो जो लोग भगोड़े थे वो भगोड़े वापस फ्रांस आना चाहते थे, और जो क्रांति के समर्थक थे, क्योंकि नेपोलियन क्रांति या अति क्रांतिवादी नहीं था, तो इसलिए जो क्रांति के समर्थक थे उनको डर था कि उन्हें कहीं सजाएं नहीं मिले, इसलिए जो क्रांति के समर्थक थे वो भी नेपोलियन के समर्थक हो गए ताकि उनको कोई सजाएं नहीं मिले। इसके अलावा जो साहसी थे वो चाहते थे कि फ्रांस विजयी हो, हर मोर्चे पे विजयी हो, और जो कायर थे वो रक्षा चाहते थे। कुल मिला के वॉल्टर स्कॉट भी उस समय, जो एक ब्रिटिश या सॉरी इंग्लिश पोइट जो थे, वो कहते हैं कि धनी अपनी सुरक्षा चाहता था, गरीब सहायता चाहता था, भगोड़े फ्रांस में लौटना चाहते थे, क्रांति के समर्थक सजाओं से बचना चाहते थे, जो साहसी थे वो विजय की आकांक्षा रखते थे, और जो कायर थे वो रक्षा चाहते थे। और इन सब लोगों की जो उम्मीदें थी, वो सब लोगों की उम्मीदें केवल एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, और वो एक आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसी प्रकार से स्वीडन का जो राजदूत हुआ करता था, उस स्वीडन के राजदूत ने भी कहा है कि केवल कुछ अराजक लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग फ्रांस के नेपोलियन के साथ में थे। तो इस तरह से उस समय के, या हम कंटेम्पररी सोर्सेज की बात करते हैं तो ज्यादातर कंटेम्पररी सोर्सेज फ्रांस की बदहाल स्थिति और उसमें नेपोलियन से ही उम्मीद होना, नेपोलियन का शासक बनने के पीछे तर्क देते हैं, ना कि एक प्रोपेगेंडा की बात वो करते हैं। तो केवल एक पक्ष की हम लोग बात नहीं कर सकते। इतिहास को पढ़ते हुए और समझना हो तो उसके लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें निष्पक्ष होना पड़ेगा। केवल बातों से या हम केवल एक चीज से कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये केवल प्रोपेगेंडा था। दूसरी चीज, मैंने एक और बात कही थी कि हम लोग इसमें पूर्वाग्रह की बात करेंगे, जिसे प्री जस्टिस कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम पहले से हमारे दिमाग में कोई अवधारणा रखते हो। इतिहास का एक सिद्धांत भी होता है कि हर एक हिस्टोरियन पर या हर व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों का प्रभाव होता है, उसके मन में बनाई हुई धारणाओं का प्रभाव अवश्य होता है। ऐसी ही धारणाएं कई बार हो सकता है जो आपको वीडियो में दिखाया गया है इनके ऊपर भी हो। ये जर्मनी में रहते हैं, और जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद में बहुत बड़ा विवाद चलता है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद में फ्रांस का बहुत ज्यादा अपमान होता है, और यह अपमान जर्मनी के द्वारा किया जाता है। और हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पढ़ते हैं कि फ्रांस से अपने आप को बचाए रखने के लिए जर्मनी ने गुप्त संधियों की स्थापना शुरू कर दी थी। एक ऐसे कोएलिशंस बनाए जा रहे थे, या ऐसी सैनिक संधियां की जा रही थी, अलायंसेस बनाए जा रहे थे, जिससे कि फ्रांस का कोई मित्र नहीं हो और जर्मनी के मित्र हो। तो ये सीधी सीधी बात है कि जिस देश का खिलाफ
जिस देश के खिलाफ रहा हो जर्मनी, उसके साहित्य में या उसके इतिहास में फ्रांस की अवश्य ही बुराइयां होगी। और चूंकि नेपोलियन ने, हमने पहले भी बात की है, परसा जो बाद में जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो परसा जो होता है, इस परसा को बार बार नेपोलियन पराजित करता है, यानी बाद के जर्मनी को नेपोलियन पहले ही पराजित कर चुका होता है। उसके बाद में भी हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी अगेंस्ट में होता है, फ्रांस दूसरे खेमे में होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही होता है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसी प्रतिद्वंदिता के कारण हो सकता है कि जर्मनी में शायद फ्रांस के लिए पॉजिटिव तो नहीं लिखा जाएगा। तो हो सकता है इन्होंने भी जर्मन सोर्सेस से पढ़ा हो, और जर्मन सोर्सेस से पढ़ने के कारण फ्रांस के योद्धा की आलोचना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसलिए हिस्ट्री के लिए, एक हिस्टोरियन के लिए यह जरूरी है कि हमें प्री जस्टिस से या पूर्वाग्रह से हमें सावधान रहना चाहिए। केवल किसी एक पक्ष को सोचकर हमें बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से एक फैक्ट को किस तरह से घुमाया जा सकता है, एक फैक्ट के अनेक प्रकार से उसका विश्लेषण किया जा सकता है, और इसी एक फैक्ट को लोग अपने हिसाब से बताते हैं। एक चीज यह भी होती है, फैक्ट एक्यूरेट होगा। हम लोग करते क्या है कि कोई भी व्यक्ति सामने फैक्ट रखता है और उसके बाद में अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करता है, या हम ये कह सकते हैं एक तरह से उस फैक्ट के माध्यम से अपने हिसाब से विश्लेषण करके और अपनी नीति को दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, अपनी सोच को दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, केवल एक तरफा उसका विश्लेषण करके। तो इतिहास को और ढंग से समझने के लिए या घटनाओं को और ढंग से समझने के लिए जो व्यक्ति केवल एक तरफा बात कर रहा है, हमें कभी उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए, उसकी बात को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आप कभी भी देख लीजिए, हमारे देश में भी देख लीजिए, आप जब भी चुनाव होते हैं, स्पेशली दो अलायंस अपने यहां पर जो लड़ते हैं, जो जिसका समर्थक होगा अपने अलायंस के पक्ष में, उसके पास में बहुत सारे अच्छे फैक्ट होंगे और अच्छाइयां खूब गिना देगा वो, और सामने वाले की बुराइयां गिना देगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले खेमे के साथ होता है। इन दोनों को समझना है तो हमें निष्पक्ष होकर सोचना पड़ता है, और जब हम केवल एक पक्ष की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग आधा झूठ और आधा सच बोल रहे होते हैं। तो जैन परंपरा में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की यदि हम लोग बात करें तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि एक चीज के कई पक्ष हो सकते हैं, और एक एक पक्ष जो है, जो एक पक्ष को सोच रहा है या जो केवल एक पक्ष आपके सामने रख रहा है, सही वो भी है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दूसरा उसी चीज के या उसी घटना के दूसरे पक्ष को सोच रहा है, गलत वो भी नहीं है। और तीसरा यदि तीसरी चीज सोच रहा है, गलत वो भी नहीं है। तीनों एक चीज के अलग अलग पक्ष बता रहे हैं, लेकिन तीनों ही एक दूसरे की नजर में गलत भी है और तीनों ही गलत भी नहीं है। इसके लिए एक कहानी बताई जाती है कि एक बार तीन अंधों को हाथी के सामने खड़ा किया जाता है। तीनों अंधे हैं और उन तीनों अंधों को देखना था, यानी उन तीनों अंधों को हाथी को टच करके बताना था कि हाथी एक्चुअल में होता कैसा है, क्योंकि अंधे जानते नहीं थे कैसा होता है हाथी। सबसे पहले पहला अंधा गया और पहले अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा। हाथी को पैर के पकड़ने के बाद में उसको वापस लाया गया। उसे पूछा गया हाथी कैसा है, वो बताता है कि हाथी एक पोल के समान है, एक खंबे के समान है, क्योंकि पैर जो था, पैर बड़ा मोटा सा था, सीधा था। उसने कहा पोल के समान है, उसको बैठा लिया। दूसरे अंधे को भेजा गया। दूसरा अंधा गया, उसने हाथी की सूंड को पकड़ लिया, उसको पूरा टच करके देख लिया कि कैसा कैसा आकार है। अब उसको पूछा गया कि हाथी कैसा है। दूसरा वाला बोलता है कि हाथी जैसा कि पहले वाले ने बताया है पोल के समान है, पोल की तरह नहीं है, खंबे की तरह नहीं है। हालांकि मोटाई जरूर है उसकी, लेकिन वो अजगर के समान है, क्योंकि सूंड उसकी घूमी हुई थी। ऐसा आकार लगा कि जैसे अजगर के समान हो। उसको भी बैठा लिया। तीसरे आदमी को भेजा जाता है कि हाथी के बारे में आप बताइए, आपके हाथी कैसा है। तीसरा आदमी जाता है और तीसरा आदमी हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है। अब उससे पूछा जाता है कि हाथी कैसा है। अब वो बताता है कि हाथी ना तो पोल की तरह है,
ना अजगर की तरह है। हाँ, एक छोटा मोटा सांप अगर हम बात करें, छोटे सांप की बात करें तो उस तरह का है, क्योंकि अजगर तो बहुत बड़ा होता है, पोल भी बहुत मोटा होता है। ना इतना बड़ा बड़ा है वो, और ना इतना मोटा है कि जिसे हम लोग अजगर या पोल कह सके। इस कहानी से आपको पता चल रहा होगा कि तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन तीनों ने एक एक पक्ष देखा है। पूरे हाथी को समझने वाला वो समझ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। तो इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूं कि अनेकांतवाद का मतलब होता है कि हर चीज के या सत्य के एक से अनेक पक्ष हो सकते हैं। जब तक हम केवल एक पक्ष की बात करते हैं या कोई भी केवल एक पक्ष की बात कर रहा होता है, वो उस सत्य का कुछ अंश बता रहा होता है। इसलिए विश्लेषण करना, पूरी घटनाओं को समझना, वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो हो सकता है यहां पर नेपोलियन के इन्होंने केवल एक पक्ष की बात की है कि इस तरह से उसने पेंटिंग्स बनवाई हैं, स्केचेस बनवाए हैं, या उसके पास में जो बड़े जो समाचार पत्र थे उनके ऊपर नेपोलियन का अधिकार था, कंट्रोल था। तो केवल ये एक पक्ष के आधार पर बताया गया है कि उसने प्रोपोगेंडा चलाया था। बाकी ये चीज आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पूरे चारों तरफ के वातावरण को आप भी समझ सकते हो कि नेपोलियन केवल और केवल प्रोपेगेंडा से शासक नहीं बन सकता था, उसने अपनी योग्यता ही दिखाई थी और नेपोलियन से लोगों को उम्मीद थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक टाइम ऐसा होता था इंडियन क्रिकेट टीम में कि जब तक सचिन खेल रहा है लोगों को उम्मीद होती थी कि ये जिता ले जाएगा, या गांगुली खेल रहा होता था तो उम्मीद होती थी, बाद में एमएस धोनी से होती थी कि एमएस धोनी खेल रहा है तो जिता ही ले जाएगा। तो ऐसी उम्मीदें पालना जनता के लिए कोई बड़ा काम भी नहीं था, क्योंकि इस समय फ्रांस की परिस्थितियां ऐसी थी। ऐसी परिस्थितियों में जब फ्रांस का गौरव और फ्रांस जो था उसकी स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी या नष्ट हो रहे थे, उस समय एक आदमी से उनको उम्मीदें थी जो फ्रांस के गौरव को विदेशों में स्थापित कर रहा था, लड़ाइयों में, बाहरी लड़ाइयों में वो उसको शो कर रहा था, यानी फ्रांस को विजय दिला रहा था। तो जो आदमी ऐसी परिस्थितियों में फ्रांस के लोगों को खुशी दे रहा था तो वो था नेपोलियन, क्योंकि वो बाहरी युद्धों में लगातार जीत रहा था। हालांकि नेपोलियन ने ऐसा काम भी किया है कि उसने किसी फैक्ट को छुपाया हो। 1805 का ट्राफलगर का युद्ध जो पराजय हुई थी उसका पता बहुत बाद में, लगभग 10 साल बाद में फ्रांस की जनता को पता चला था, क्योंकि ये सारी घटनाएं नेपोलियन ने समाचार पत्रों में नहीं छपने दी थी। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि 1805 की स्थिति में और 1799 की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर था। 1805 में नेपोलियन सम्राट था, जबकि 1799 में नेपोलियन एक सेना में ऑफिसर था। तो 1799 में जिस समय वो पावर ले रहा है, उसको पावर मिल रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां बहुत अलग है और 1805 की परिस्थितियां बहुत विपरीत है। और 1805 में ऑस्ट्रेलियंस के युद्ध के बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने खुद ने कहा है कि दुनिया के नक्शे को गोल करके रख दो, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता अगले 10 वर्ष नहीं पड़ने वाली है। जब विलियम पिट नेपोलियन के लोहे को मान रहा हो ऐसी बात बोलकर, इसका मतलब यह है कि नेपोलियन में कुछ तो दम था। हाँ, नेपोलियन ने अवश्य ही कुछ गलतियां की है और उन गलतियों की सजा उसे मिली है, उसका पतन भी हुआ है। लेकिन हम नेपोलियन को यह कहकर कभी भी न्याय नहीं दे सकते कि नेपोलियन एक प्रोपेगेंडा के तहत फ्रांस की सत्ता को प्राप्त करता है। थैंक यू।